हाय एवरीवन, कल 49 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, आज 50 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है द यूज़ ऑफ सेवरल वर्ड्स और फ्रेजेस विद ओनली वन वर्ब व्हेन मोर देन वन वर्ब वुड बी नॉर्मल। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर डिसजंक्सियो, एडजंक्सियो, जिग्मा, पैरानोमेसिया। ठीक है, तो जब वन वर्ब यानी एक वर्ब के साथ में सेवरल वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है, यानी एक वर्ब के साथ में सेवरल फ्रेज या सेवरल पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है, तो उसको जिग्मा बोलते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज सी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक वर्ब के साथ मतलब दो वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया जाता है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं, या फिर जो ग्रामेटिकली और लॉजिकली डिफरेंट होते हैं। जैसे जॉन लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर। जॉन लॉस्ट क्या है? वर्ब। जॉन लॉस्ट हिज कोट एंड टेम्पर। जॉन लॉस्ट हिज कोट एंड टेम्पर। तो लॉस्ट क्या है यहाँ पर? वर्ब है। ठीक है, जॉन ने लॉस्ट मतलब खो दिया। क्या खोया? उसने अपना कोट खोया है और टेम्पर। तो कोट यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, मतलब कॉन्क्रीट नाउन है जिसे हम टच कर सकते हैं, लेकिन टेम्पर यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोनों की जो मतलब जो ग्रामेटिकल क्लास है ना, वो अलग अलग है। इसी तरीके से और काफ़ी फ्रेजेस को भी हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। आंसर बी। अच्छा, इसमें गलत हो गया ये। ठीक है, सी है, जिग्मा है ना आंसर। तो नेक्स्ट है 51। अ टर्म रेफरिंग टू द रोल ऑफ द ह्यूमन एक्टर एज इंडिविजुअल और ग्रुप इन डायरेक्टिंग और इफेक्टिवली इंटरवेनिंग इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। ऑप्शन हैं आपके इंडिविजुअलिज्म, एजेंसी, एनिमिस्टिक और ह्यूमनिज्म। सो एजेंसी referring to the role of the human actor as individual or group in directing or effectively intervening in the course of history. So B is the right answer. Next है 52. The term means centered upon the male and is used particularly in feminist theory and criticism of any discourse that reinforces phallocentric और patriarchal attitude. ठीक है, इस टर्म का मीनिंग बताना है कि है ना, सेंटर अपॉन द मेल, जिसको स्पेशली फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके गाइनोसेंट्रिसिज्म, एंड्रोसेंट्रिक, एनलाइटमेंट या फिर पैट्रियार्की। सो बी इज़ द राइट आंसर, एंड्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। अ फॉर्म ऑफ हाइपरबली विच involves the magnification of an event by reference to the impossible। ठीक है, हाइपरबोली की फॉर्म है। क्या है ये? एसिंडेटोन, एडिनेशन, एंड्रोसेंट्रिक या फिर एग्नोस्टिक। सो ये बी है, एडिनेशन। ठीक है, ये ग्रीक टर्म होता है एडिनेशन, जिसका मतलब होता है इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल, यानी ऐसी बात का यूज़ करना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है। इस वर्ड का मतलब ही इम्पॉसिबल है, तो इसे हाइपरबोली की तरह ही यूज़ किया जाता है। जैसे हाइपरबोली में
बढ़ा चढ़ा के जैसे बोला जाता है ना, ये उसी की एग्जाजरेट, मतलब उसी का ही फॉर्म है। इसमें और ज़्यादा एग्जाजरेट कर दिया जाता है चीज़ों को। जैसे कि जैसे एक एग्जाम्पल है कि मैं तुम्हें जब तक प्यार करता रहूँगा जब तक चाइना और अफ्रीका एक नहीं हो जाती। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों क्या हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, तो उनका एक होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें जब करी जाती हैं तो वहाँ पर ये एडिनेशन, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है 54, इन आयरिस प्रोसोडी। आयरिस प्रोसोडी की बात हो रही है। एक क्वार्टरन ऑफ 7 सिलेबल लाइन्स, जिसका जो क्वार्टरन है उसमें मतलब जो लाइन है ना, वो उसमें 7 सिलेबल्स हैं। ठीक है, सिलेबल समझते हैं ना, एक सिलेबल में एक वॉवल होता है। राइमिंग ए बी ए बी। ठीक है, ये तो नॉर्मल राइमिंग है जो हमारे क्वार्टरन की होती है, तो उसकी भी राइमिंग ए बी है। द पोइम शुड एंड विद द सेम फर्स्ट सिलेबल लाइन और वर्ड विद विच इट बिगिंस। ठीक है, तो जो पोएम होती है यानी जो स्टेंजा है वो उसी सिलेबल पर आकर या लाइन पर आकर या फेस पे आके एंड होती है जिससे ये शुरू हुई है। तो आपको बताना है कौन सी, नाम क्या है उसका। ऑप्शंस हैं आपके फ्रीज लाई, पढ़ना नहीं आता मेरे को, फ्रीज लाई, या पढ़ना भी नहीं आ रहा, एक्यूमुलेशियो, एक्रीलॉजिया, एसरवेशियो। सो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 55, द टर्म implies a psychological relationship between the reader or viewer and a work of art. It is used as a tool by artists in film and theatre. Its use creates a sense of detachment between the audience and the work. क्या क्रिएट करता है ये? डिटैचमेंट क्रिएट करता है बिटवीन द ऑडियंस एंड द वर्क। दिस डिटैचमेंट कैन बी अचीव्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ टेक्निक। ये जो डिटैचमेंट है इसे कई तरह से अचीव किया जा सकता है, कई टेक्निक इसकी हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, इंक्लूड क्या होगा, ह्यूमर, सिम्बोलिज्म हो सकता है एंड नरेशन। ऑप्शंस हैं आपके एस्थेटिक डिस्टेंस, एस्थेटिक अटैचमेंट, एस्थेटिक प्लीजर या फिर एस्थेटिक सेंस। सो यहाँ पर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एस्थेटिक डिस्टेंस। ठीक है, इसे एस्थेटिक डिस्टेंस बोलते हैं। एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिक डिस्टेंस ऑरिजिनेट फ्रॉम इमैनुअल कांट, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। ठीक है, इनकी बुक है ये जो इमैनुअल कांट है ना, ये एक जर्मन फिलोसोफर हैं, इनका बुक है क्रिटिक ऑफ जजमेंट, जो 1790 के आसपास इन्होंने इनकी जो बुक है ये इन्होंने लिखी थी। इसके अंदर इन्होंने ये सारे इसी को एस्थेटिक जो मूवमेंट है उसकी जो कहते हैं ना रूट कहाँ से आई हैं इस मूवमेंट की, तो इनके इस क्रिटिक ऑफ जजमेंट से ही इसकी रूट मिलती है हमें इस मूवमेंट की। सो आपका ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, एस्थेटिक डिस्टेंस। ठीक है, तो आपका ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 56, एस्थेटिसिज्म इन पोइट्री एज इन आर्ट इज क्लोजली आइडेंटिफाइड विद दी डैश एंड शोज a tendency to withdrawal और एवर्जन। ठीक है, ये जो एस्थेटिसिज्म क्या है, ये एक आर्ट मूवमेंट था, है ना, हम जानते हैं ये एक आर्ट मूवमेंट है लिटरेचर में। इसी के बारे में बता रही थी कि जो इसकी जड़ है ना, ये इमैनुअल कैंट जो अभी हमने पढ़े हैं जर्मन फिलोसोफर, इन्हीं का जो वर्क है क्रिटिक ऑफ जजमेंट इन 1790 में इन्होंने ये इसको लिखा था, उससे इसकी जो रूट हैं वो मिलती हैं। तो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है किस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से, डैडाइज्म से, प्री रैफेलाइट या फिर नॉटी 90s। आपको बताना है, ऑप्शन हैं आपके ये 4। सो सी इज द राइट आंसर, प्री रैफेलाइट। ओके, आइडेंटिफाइड विद द प्री रैफेलाइट एंड शोज ए टेंडेंसी टू विथड्रॉल और एवर्जन।
नेक्स्ट है 56, द अडॉप्शन ऑफ अ लॉफ्टी मोड और स्टाइल ऑफ राइटिंग अनसूटेड टू द मैटर form or occasion. In the 18th century, writers were particularly sensitive to inappropriateness of this kind. Options are grand style, lofty style, epic simile or affectation. So right answer is D. It is affectation. ठीक है, affectation का को हिंदी में बोलते हैं बनावटी. Next है question number 57. It is a Latin term used by Cicero in his philosophical dialogue De Natura Deorum. ठीक है, एक लैटिन टर्म है जिसे सिसरो ने अपने फिलोसॉफिकल डायलॉग डे नेचुरा डेरोम में यूज़ किया था. डेरोम मीन्स होता है गॉड. ठीक है, इंग्लिश में से बोलेंगे द नेचर ऑफ द गॉड. इसी को इंग्लिश में बोलेंगे नेचर ऑफ द गॉड एंड हैज़ बीन ट्रांसलेटेड एज इंस्पिरेशन. ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके एफलेटस और डिवाइन एफलेटस, इमेजिनेशन एंड फैंसी, मार्जिनलाइज्ड एंड एपाथीड, बर्जॉइस एंड प्रोलेटेरिएट. सो ए इज द राइट आंसर, एफलेटस और डिवाइन एफलेटस. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 58 क्वेश्चन. द टर्म इज कॉमनली ट्रांसलेटेड एज शॉर्ट स्टोरी. ओके, बट कैन ऑल्सो बी रेंडर्ड एज टेल और रोमांस. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर करंट लिटरेरी फॉर्म इन उर्दू. ठीक है, मोस्ट पॉपुलर करंट लिटरेरी फॉर्म है किसमें, उर्दू एंड हिंदी लिटरेचर. हिंदी लिटरेचर की फॉर्म है ये. इट वॉज पाइनियर बाई मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा आपने, हिंदी राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद. ठीक है, जो जैसे गाल्सवर्दी जैसे प्ले वगैरह लिखते हैं उसी तरीके के प्ले लिखते थे ये मुंशी प्रेमचंद, सोशल प्रॉब्लम पर जो बेस्ड होते थे. तो ये हिंदी के फेमस राइटर हैं और इस विधा के ये अग्रदूत माने जाते हैं. पाइनियर्ड बाई मुंशी प्रेमचंद. तो इसे क्या बोलेंगे, फेबल, पैरेबल, कैपेबल और अफसाना. सो राइट आंसर इज डी, अफसाना. ठीक है, ये अफसाना है. डी इज द राइट आंसर, अफसाना, द मोस्ट पॉपुलर करंट लिटरेरी फॉर्म इन उर्दू एंड हिंदी लिटरेचर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59. नेक्स्ट है 59. अ शॉर्ट प्ले ऑफन वन एक्ट फार्स और कॉमेडी प्रेजेंटेड आफ्टर द मेन प्ले. जिसे मेन प्ले के बाद प्रेजेंट किया जाता है इन अ प्रोग्राम एंड रिगार्डलेस और ऑफ वेदर दैट प्ले वॉज ट्रेजेडी और कॉमेडी. ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, ट्रेजेडी भी हो सकता है और कॉमेडी भी हो सकता है और एनी अदर फॉर्म ऑफ ड्रामा, और ड्रामा की कोई और फॉर्म भी हो सकता है. इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं 4, मेलो ड्रामा, आफ्टर पीस, इंटरल्यूड और एपिलॉग. ठीक है, तो इसे आफ्टर पीस बोलते हैं. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60. अ टर्म अप्लाइड टू द रेस्टोरेशन एंड ऑगस्टिन पीरियड्स. ठीक है, रेस्टोरेशन एंड ऑगस्टिन पीरियड. सो नेम्ड बिकॉज इट वॉज ए पीरियड व्हेन द वर्किंग ऑफ रीजन वर रेवियर्ड. तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा टर्म है ये, न्यू क्लासिकल एज, रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ पॉप. इसको बोलते हैं एज ऑफ रीजन. सो सी इज द राइट आंसर. ठीक है, एज ऑफ रीजन. ठीक है, वैसे भी हमें पता है 18th सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज या फिर उसे एज ऑफ रीजन, दोनों नाम से हम बोल सकते हैं. सो सी इज़ द राइट आंसर. हमें पता है एज ऑफ रीजन. 18th सेंचुरी इज कॉल्ड एज ऑफ प्रोज और वी कैन से एज ऑफ रीजन. क्वेश्चन नंबर 61. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61. अ मीनिंगफुल प्ले ऑन वर्ड्स
which depends upon the repetition of a word with a subtle altered sound or letter. An example is Derrida's coin term. ठीक है, डेरिडा ने ये कॉइन किया था टर्म डिफरेंस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिफरेंस. ऑप्शंस आर एगामेनॉन, पन, एग्नोमिनेशियो, एडोस. ठीक है, तो मीनिंगफुल प्ले ऑन वर्ड्स यहाँ लिख रहा है तो पन मत समझ लेना, इसका आंसर पन बिल्कुल भी नहीं है. सही आंसर है एग्नोमिनेशियो. सही आंसर हो जाएगा सी, एग्नोमिनेशियो. ठीक है, सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62. इन ग्रीक ड्रामा अ वर्बल कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कैरेक्टर्स. ग्रीक ड्रामा अ वर्बल कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कैरेक्टर, ईच वन एडेड बाय हाफ द कोरस. ऑप्शंस आर एगामेनॉन, एगोन, एग्नोमिनेशियो, एडोज. सो इसे एगोन बोलते हैं, सो बी इज द राइट आंसर, एगोन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63. अ म्यूजिकल टर्म दैट रेफर्स टू अ पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज प्लेड इन अ फास्ट एंड एनर्जेटिक वे क्विकली इन अ ब्रिस्क लिवली मैनर. एलिग्रो, एल एलिग्रो, एलिगोरी, एलिग्रा. क्या बोलते हैं इसको? सो ए इज़ द राइट आंसर, एलिग्रो. ठीक है, ये एलिग्रो मिल्टन वाला एल एलिग्रो नहीं है. एल एलिग्रो ये है मिल्टन वाला एल एलिग्रो, ये सिर्फ एलिग्रो है. सो ए आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64. अ नेम दैट इज अज्यूम्ड बाय एन ऑथर बट दैट एक्चुअली बिलोंग टू अनदर पर्सन. ठीक है, एक नेम जो ऑथर के द्वारा अज्यूम कर लिया जाता है बट एक्चुअली वो अनदर पर्सन से बिलोंग है. इन अदर वर्ड्स, अ वर्क पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ ए पर्सन अदर देन द ऑथर. ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके 4, सीडोनिम, नॉम दे प्लम, एलोनिम और पेन नेम. सो इसे सीडोनिम मत समझना. ठीक है, इसका जो सही आंसर बनेगा वो सी है, एलोनिम. सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, सी एलोनिम. ये एलोनिम होता है, जबकि सीडोनियम और नॉम दे प्लम ये दोनों सिनोनियम है एक दूसरे के. ये फिक्सियस नेम होता है, ये फिक्सियस नेम नहीं है. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65. अ बुक पब्लिश्ड एवरी ईयर दैट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ऐसी बुक जो एवरी ईयर पब्लिश होती है जिसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है फॉर दैट ईयर. उस पूरी जो ईयर है उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड की जाती है, सच एज इम्पोर्टेंट डेज. ठीक है, टाइम्स ऑफ द सन राइजिंग एंड गोइंग डाउन और चेंजेस इन द मून. तो सारा जो उसमें इम्पोर्टेंट डेज़ वगैरह होते हैं, जो सन राइजिंग कब होगा, डाउन कब होगा, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब होती हैं. उस बुक को क्या बोलते हैं? मैनुअल, एल्मनेक, ईयर बुक, या फिर ये क्या है, थीसैरस. सो इसको एल्मनेक बोलते हैं. ठीक है, ये जो होता है ना जिसमें इम्पोर्टेंट सारे डेज़ वगैरह तिथि विथि दी होती हैं कैलेंडर में, उस टाइप से होता है. नेक्स्ट है 66. It is a poem in which the verses or stanzas are so arranged that they form the design of an altar on the page or take the shape of the subject of the poem. मैजिकल पोइम बोलेंगे इसको, अल्टर ईगो पोइम बोलेंगे, अल्टर पोइम बोलेंगे, फिर अल्ट्रा पोइम बोलेंगे. सो दिस इज अल्टर पोइम. सो सी इज द राइट आंसर. Next है question number 67. A Roman legal term that refers to a series of short rapid questions and answers. Altercation, demonstration, debate. So B is the right answer, altercation. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68. अ टेक्निक इन वर्स ड्रामा.
ठीक है, टेक्निक है ये वर्स ड्रामा के अंदर, एंशियंट ग्रीक ड्रामा, दैट रेफर्स टू डायलॉग इन विच टू करेक्टर, जिसके अंदर दो करेक्टर स्पीक ऑल्टरनेट लाइन्स ऑफ वर्स, ठीक है, ऑल्टरनेट लाइन बोलते हैं वर्स की, यूज एज ए स्टाइलिस्टिक डिवाइस, ठीक है, जो कि स्टाइलिश डिवाइस बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टिकोमिथिया, एंटीपैथीट, पैरोफोरिड, नॉन ट्राजिक। सो इसे बोलते हैं स्टिचोमिथिया, है ना। सो ए इज़ द राइट आंसर, ए हो जाएगा, है ना। 69 है, term used to describe literature thought to be outside the mainstream or in some way resistant to the dominant culture. ओके, आउटर लिटरेचर बोलते हैं इसे, अल्टरनेटिव बोलते हैं, या फिर एक्स्ट्रा, या फिर एलाइट। सो इसे अल्टरनेटिव लिटरेचर बोला जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, द टर्म रेफर्स टू द थिएटर that is produced outside of the main theatre institution and that is often small scale and non-traditional in style or subject matter. एपिक थिएटर होता है, अल्टरनेटिव थिएटर, एब्सर्ड थिएटर और फ्रिंज थिएटर। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, अल्टरनेटिव थिएटर से बोलते हैं। नेक्स्ट है 71, द टर्म रेफर्स टू द थिएटर दैट इज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड ऑफ द मेन थिएटर इंस्टीट्यूशन एंड दैट इज ऑफन स्मॉल स्केल एंड नॉन ट्रेडिशनल इन स्टाइल और सब्जेक्ट मैटर। तो सेम रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? इसको फ्रिंज थिएटर क्यों बोल रहे हैं? सेम ही है क्वेश्चन। तो द टर्म रेफर्स टू थिएटर एंड प्रोड्यूस, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो इसे फ्रिंज थिएटर लगा लो, क्योंकि दो बार ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर अल्टरनेटिव दे रखा था, जबकि यहाँ पर जो है ये सही है ना, डी वाला फ्रिंज थिएटर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है नीचे। फ्रिंज थिएटर लगा लो इसको, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ पर। ये जो फ्रिंज थिएटर है ये कहाँ से आया है? comes from Edinburgh Festival Fringe, okay, in London. The Fringe are small scale theatre. Small scale theatre होते हैं ये, many of them located, स्थित होते हैं pubs में, and the equivalent to New York of Broadway theatre and Europe's free theatre groups, ठीक है। So D is the right answer, Fringe theatre है ये। क्वेश्चन नंबर है 72, द टर्म रेफर्स टू ए प्ले दैट इंटीग्रेट लाइटिंग, स्टेज इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स यूजिंग वेरियस जॉनर सच एज एक्टिंग, माइम, म्यूजिक एंड आर्ट एंड मॉडर्न साइंटिफिक सिविलाइजेशन, ठीक है। ये जो टर्म है ऐसे प्ले को रेफ़र करता है जिसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड है, लाइटिंग है, स्टेज है, इक्विपमेंट है, प्रॉप्स है। प्रॉप्स आप समझते हैं ना, जैसे जो इंडियन आइडल वगैरह में जो डांसर होते थे, जो उसको कबर में डाल के ऐसे घुमाते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रॉप्स। तो प्रॉप्स है यूजिंग वेरियस, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसे बोलते हैं टोटल थिएटर, अल्टरनेटिव थिएटर, एब्सर्ड थिएटर या फिर फ्रिंज थिएटर। जैसे टोटल थिएटर बोलते हैं। टोटल आप मतलब ऐसे याद कर लो कि इसमें टोटल सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। स्टेज है, लाइट है, इक्विपमेंट भी यूज़ हो रहे हैं, प्रॉप यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सो इसे बोलेंगे हम टोटल थिएटर। सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। टोटल थिएटर इज ए टर्म ड्राइव फ्रॉम रिचर्ड वैगनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ
ये दे रखा है, पता नहीं, मुझे नहीं पढ़ा जा रहा. अ टोटल और यूनिफाइड वर्क ऑफ आर्ट इन विच ऑल एलिमेंट्स म्यूजिक, वॉइस, मूवमेंट एंड स्पेक्टेकल वर्क टूगेदर. ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म लिया गया है. नेक्स्ट है 73. A form of theatrical performance and presentation in outdoor public spaces without a specific paying audience. More often, performers are unpaid or gather some income through the dropping of a coin in hat by the audience. इसको क्या बोलते हैं? आउटडोर थिएटर, स्ट्रीट थिएटर, पार्क थिएटर, बस स्टैंड थिएटर. तो इसे स्ट्रीट थिएटर बोला जाता है. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74. नेक्स्ट है 74. दिस फॉर्म ऑफ थिएटर इन इंडिया, अब इंडिया की थिएटर की बात हो रही है, वॉज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रीवेलेंट कमर्शियल थिएटर एस्टेब्लिशमेंट. इट ऑफन परफॉर्म्ड इन फाउंड spaces rather than rented theatre halls without elaborate lighting, costume or makeup, where audience was no longer passive rather become participatory. So इसे बोलते हैं आउटडोर थिएटर, पार्क थिएटर, थर्ड थिएटर, बस स्टैंड थिएटर. तो इसको थर्ड थिएटर बोलते हैं. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? बादल सिरकर डिड एक्सपेरिमेंट विथ थिएटिकल इन्वायरमेंट सच एज स्टेज कॉस्ट्यूम्स एंड प्रेजेंटेशन एंड एस्टेब्लिश्ड अ न्यू जानर ऑफ थिएटर कॉल्ड थर्ड थिएटर. Next is 75. The term has come to mean a kind of burlesque or parody, especially a kind of nonsense verse which appears to be going to make a sense but does not. Options are lampoon, amphigory, burlesque, mock epic. So this is amphigory. So B is the right answer. So guys, this is all about this video. For watching this video, thank you so much.